क्वेश्चन है, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, तो पूछा है कि क्या करना चाहिए उनके साथ। कोई शिक्षा नहीं दी जाए, बिल्कुल भी गलत है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको और अच्छी तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। उनकी जो अक्षमता है, जैसे लेखन अक्षमता हो गई, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसएक्सप्रेसिया है ना, डिस्पेक्सिया है और डिसलेक्सिया है, इस टाइप की अगर जो आवश्यकताएं हैं उनको, तो उनको ध्यान में रखिए, बल्कि उनको शिक्षा देना चाहिए। केवल व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए नहीं, उनको केवल व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहिए उनकी। बाकी अलग करके भिन्न विद्यालय में रखें, ये भी नहीं, उनको सभी के साथ समान शिक्षा देने के लिए जो है अन्य विधियों का प्रयोग करके ही शिक्षा देनी चाहिए। अगला है, विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको हमें विशेष शिक्षण विधियों को यूज़ करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था पर हमें ध्यान देना चाहिए और ये करना चाहिए कि वो नियमित ढांचों में शामिल हों। मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, वो उनके अनुरूप ही बनाई जाए कि किस प्रकार से वो शिक्षा व्यवस्था को जो है अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्वाग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे? बुद्धि परीक्षण करके, उनकी शारीरिक बनावट देख के, उसके लिखने की नोटबुक को देख के, यह देख के कि वे दूसरे बच्चे से कितना लड़ते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे हैं उनकी अगर हम पहचान की बात करते हैं, तो उसके लिखने की जो नोटबुक है उसको देखने के तरीके से हम उसके जो अक्षमता है, जो निर्योग्यता है, उसके बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करें कि लेखन अक्षमता में अगर हम बात करेंगे, तो ये डिस्ग्राफिया अगर हमको जानना है किसी बच्चे में कैसा है, तो वो जो है अक्षर को उल्टा बनाता है। जैसे वो इस प्रकार से डी बनता है तो वो डी को ऐसे बनाएगा, वो डब्लू को एम बनाएगा। इस तरीके से हम डिस्ग्राफिया को समझ सकते हैं। डिसकैल्कुलिया है तो उसको गणितीय जो है गणितीय गणनाएं हैं उसकी, उसमें वो मिस्टेक करेगा। ऐसे ही हम गतिक जो संवयन अक्षमता होती है जिसको हम डिस्पेक्सिया कहते हैं, तो वो अपनी जो वाणी है यानी अपने जो भाव है उनको एक्सप्रेस करने में उसको जो है प्रॉब्लम होगी। बाकी पठन अक्षमता की बात करें, हम डिसलेक्सिया की जब बात करते हैं तो उसको जो है पढ़ने का विकार होगा, है ना, पढ़ने से संबंधित जो उसके विकार होंगे इसको हम डिसलेक्सिया कहेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों में जो है वो किस प्रकार की अधिगम निर्योग्यता है, तो उनकी लिखने के नोटबुक को देखकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी जो बच्चा सुनने में असमर्थ है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, नियमित विद्यालय में पढ़ने से उसके अंदर और सारी चीज़ों का भी विकास होता है। और जो नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये भी गलत है। वो उनके साथ देखेगा, उनको उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेगा और उनसे सीखने के बाद वो अपने व्यवहार में भी वो चीज़ें डालेगा, जिस वजह से उसका जो व्यवहार है ये सामान्य बच्चों की तरह कुछ कुछ हो जाएगा। ठीक है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाएं। मान लीजिए जो बच्चा सुनने में असमर्थ है, तो साधन उपलब्ध कराने की बात अगर हम करते हैं, जैसे मान लीजिए वो बच्चा, उसको हम अपने सामने बिठाएं, यानी ऐसी जगह बिठाएं जहाँ से अगर टीचर बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि जब वो सुन पाएगा तभी सुन पाएगा, जो चेहरे के भाव हैं, भाव भंगिमा है जो चेहरे की, उसको वो समझ पाएगा और अच्छी तरीके से जब वो समझेगा, चीज़ों को जानेगा, तभी वो अच्छे से जो है पढ़ पाएगा और चीज़ों को सीख पाएगा। इसका हो गया। बाकी जो कुछ बच्चों के लिए मशीनें उपलब्ध करा दी जाएँ अगर उनको ज़्यादा ही दिक्कत है, तो इस कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। ब्लैक बोर्ड जो है उसको अच्छे से दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है लेकिन देख अच्छे से सकता है, तो उसको ये जो है कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
सही हो जाएगा। अगला है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। अब सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल के बारे में हम बात करेंगे तो उनके जो सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें डांट फटकार लगाना, बिल्कुल भी नहीं। अगला है, एक कार्य को छोटे प्रबंध खंडनीय, देखिए नहीं है बोला है, ठीक है, इस पे आप ध्यान देना चाहिए। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार देना, बिल्कुल नहीं। छोटे कार्य प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना बिल्कुल सही है, यानी इसीलिए ये गलत है। कोई भी जो अति संवेदनशील बच्चा है उसको कोई भी कार्य हम देते हैं तो उस कार्य को छोटे 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 टुकड़ों में हम प्रबंधनीय खंडों में तोड़ के देते हैं ताकि वो उस कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, हाँ इस तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। उनके दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करके, अब जो अति संवेदनशील बच्चा है तो उसके हम दैनिक कार्यों में शारीरिक गतिविधियों का जो समावेश है ये नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। देखिए, अगर जो दृष्टिबाधित जो छात्र हैं तो उनके माता पिता और मित्र जो दैनिक कार्य में अगर उनकी सहायता करेंगे तो वो किसी पे डिपेंड हो जाएंगे। हमें बच्चों को, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को हमें आत्मनिर्भर बनाना होता है, क्योंकि हर वक्त तो उनके साथ कोई नहीं रह सकता है कि वो उनकी हेल्प करे। तो हमें उनकी कहीं कहीं पे मदद तो जरूर करना है, स्कैफोल्डिंग का काम तो करना है, लेकिन हमें उनकी हर वक्त मदद नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तो दैनिक कार्यों में लेके सहायता करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, बिल्कुल सही है। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम दृष्टिबाधित बच्चा है उसके साथ हम विशेष व्यवहार करते हैं कि अरे तुम नहीं खेल सकते हो, तुम अंधे हो या तुम दृष्टिबाधित हो, अरे तुम ये चीज़ तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुम दृष्टिबाधित हो, इस तरीके का अगर हम उनके, हालांकि सहानुभूति दर्शा रहे हैं, सहानुभूति नहीं दर्शानी है, लेकिन अगर हम इस प्रकार से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके विशेष व्यवहार करेंगे बच्चे के साथ तो उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी, और जब किसी के अंदर हीन भावना आ जाती है तो वो उसके अंदर जो है अभिप्रेरणा खत्म हो जाती है, मोटिवेशन नहीं आ पाता है, और वो कहीं ना कहीं बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित नहीं करता है। इसलिए हमें खास ध्यान देना है कि बच्चों के जो व्यवहार हैं उन्हें हमें विशेष रूप से प्रकट नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जो 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और सीडी यानी जो उनको देखने में दिक्कत है ना कि सुनने में दिक्कत है, तो हम अधिक से अधिक श्रव्य जो सामग्रियां हैं उनका यूज करेंगे और उनके माध्यम से ही उनको हम शिक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। अगला है, एक बच्चा जो रिक्त स्थान दिया से ग्रस्त है वह 100 को वॉज लिखता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने आपको डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, इन अक्षमताओं के बारे में बताया था। तो देखिए, ये जो बोला है कि सा को वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो ये किस प्रकार की अक्षमता को दर्शाता है? शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया या डिसमॉर्फिया। तो ये जो विकार है ये डिसलेक्सिया का विकार है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पठन अक्षमता कहते हैं। डिसलेक्सिया में क्या होता है
कि जो बच्चा है ये सी को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर, और मैंने आपको बताया था डब्लू हो गया इसको एम, इन चीज़ों में वो अंतर नहीं कर पाता है। तो ये किस प्रकार का विकार हो जाएगा? ये डिसलेक्सिया विकार हो जाएगा। लेक्सिया, देखिए आप लेक्सिया होंगे तो लिखने से करेंगे नहीं, जो लिखने वाला होता है उसको डिसग्राफिया कहते हैं, लेखन अक्षमता होती है, और डिसलेक्सिया होती है ये पठन होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। कैलकुलिया में मैंने आपको बताया था गणितीय अक्षमता होती है और डिस्प्रैक्सिया होती है। तो ये हम जो गति संवयन जो अक्षमता होती है, यानी हमारी जो बोलने के हाव भाव, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है अक्षमता होती है। अगला है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उपयुक्त होगा? पहला है, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करता? तो यहाँ पे जब हमने बात की है जो है अधिगम अक्षमता वाले बच्चे से रिलेटेड ही यहाँ पे बात हुई है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो देखिए, जब एक शिक्षिका है, शारीरिक रूप से विकलांगता वाले बच्चे की यहाँ पे बात की गई है, तो हम जब बात करेंगे तो शारीरिक रूप से हम ये शब्द बोलेंगे कि शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं ये कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं, ना कि हम उनको इंडिकेट करेंगे कि पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे या पहिया कुर्सी वाले। इससे क्या होगा? इससे विद्यार्थियों के अंतर्गत हीन भावना आ जाएगी। हम किसी भी प्रकार से उनको चिन्हित नहीं करेंगे कि इस प्रकार के बच्चे, हम जो है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। ये एक जो है एक शिक्षक की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है ये माना जाएगा। अगला है, गतिक कौशलों में अधिगम नियोगिता क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया अभी गतिक कौशलों के बारे में, तो ये डिस्प्रैक्सिया कहलाएगी। ठीक है, गतिक कौशल हमारे कौन से थे? गतिक कौशल जिसमें हमारा चलना हो गया, है ना, भागना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सारी जो है हमारे डिस्प्रैक्सिया में आते हैं। और इनसे जो अधिगम नियोगिता होती है इसी को हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। अब अधिगम नियोगिता के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अधिगम नियोगिता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। एक स्थिर व्यवस्था है, एक चर व्यवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। यहाँ बात हो रही है अधिगम नियोगिता की। तो अधिगम नियोगिता क्या है? ये एक चर व्यवस्था है। ठीक है, ये स्थिर नहीं होती है, समुचित निवेश के साथ जो है योग्य भी नहीं की जाती है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त जो बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। किस प्रकार के? विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, नियमित विद्यालयों में। तो ये किस में होगा? नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर हैं ये उपलब्ध कराना चाहिए, ना कि उनको विशेष विद्यालय में या मुक्त विद्यालयों में भेजना चाहिए, ना कि उनको ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में भेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिवादी शिक्षार्थी को अपनी कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या करना चाहती है? ये पूछा गया है आपसे। कक्षा के लिए सीखने हेतु जो विधाएं हैं, जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न कर रही है, समावेशी कक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। यहाँ पे बात हो रही है शिक्षिका, दृष्टिबाधित शिक्षिका जो एक शिक्षिका है, ये दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियां कर रही है। तो ये समावेशी शिक्षा की भावना को जो के अनुसार जो है वो कार्य कर रही है। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि सांस्कृतिक, सामाजिक, दृष्टिबाधित जो भी दिव्यांग बालक हैं
उनको सबको एक साथ जो है शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, उनको सबको एकत्रित करके जो शिक्षा दी जाती है उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। एनसीएफ इस पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। आपने एनसीएफ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बताती चलूँगी इसमें चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें एनसीएफ से ली जाती हैं। घंटे भी पूछे जाते हैं कि कितने घंटे सप्ताह में टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक जो गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, शिक्षक के आराम देने की यहाँ कोई बात ही नहीं, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा व्यवस्था के लिए है। तो अगर हम कोई भी हम सामग्री का या शिक्षण विधि का यूज़ करते हैं तो वो हम छात्र को दृष्टि में रख के करते हैं, ठीक है। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ठीक है। वे शिक्षार्थी को वैविध्य है उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें जो अधिकतम इंद्रियों का उपयोग है ये सीखने को ही जो संवर्धित है ये करता है। इसलिए हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों को और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। अगला है, श्रवण हार्स से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य, जिसको हम कुंठा कहते हैं, का सामना करते हैं। यानी जो श्रव्यहास यानी कि जो सुनने में जिन बच्चों को बाध्यता है उससे जो ग्रसित बच्चे हैं ये किस प्रकार की कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दूसरा है, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। बिल्कुल नहीं। देखिए, उनको सुनने में दिक्कत है, ना कि उनको लिखने में दिक्कत है या याद करने में दिक्कत है या अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में दिक्कत है ना। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, बिल्कुल भी नहीं। उनको पढ़ने में, मैंने आपको बताया, उनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वो बच्चे अच्छा लिख नहीं सकते हैं या वो प्रतिभाशाली बच्चे या सृजनात्मक बालक नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें फुलफिल नहीं होती हैं। अगला है, खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों के लिए बल्कि एक स्पेशल, जैसे आपने पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में जानते होंगे, तो वो इसी जो दिव्यांग जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ही ये स्पेशली बनाई जाती है प्रतियोगिता। तो ऐसा भी नहीं कि खेल कूद में भागीदारी नहीं निभा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता उनको हो सकती है। जैसे अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो उनको सुनने में प्रॉब्लम है तो वो उनकी बात को अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। जब वो सुन नहीं पाएंगे तो वो अच्छे से संप्रेषण यानी बात नहीं कर पाएंगे और वो जो है उनकी सूचनाओं को, जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ पूछा तो वो उनसे अपनी बातों को साझा नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। तो जब डिसलेक्सिया की हम बात करते हैं तो ये सुनने में, पढ़ने में, बोलने व सुनने में। डिसलेक्सिया की यहाँ बात हुई है तो लेक्सिया से मैंने आपको बताया था, लिखना मत समझिएगा। लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से। सी को जो है डब्लू को एम पढ़ेगा वो, और सा को वास पढ़ेगा, और जो ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको बताया था न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। तो ये जो अक्षमता है ये डिसलेक्सिया है जिसमें पढ़ने से संबंधित विकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय। तो एक समावेशी विद्यालय के बारे में पूछा गया है। क्या होता है? शिक्षार्थियों की नियोगिता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना जो है सभी के अधिगम जो परिणाम है उनको सुधारने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ तीसरा क्या है? शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्षण है उसको निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधार करने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। यहाँ बात हो रही है समावेशी कक्षा की, समावेशी विद्यालय की। तो समावेशी विद्यालय में शिक्षार्थियों की जो समावेशी विद्यालय में, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जो इसमें मिस प्रिंट है। तो इसमें क्या है, शिक्षार्थियों की जो क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम जो परिणाम है
उनके सभी जो अधिगम परिणामों को सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भाषा अवबोधन से संबंध इस प्रकार है। तो जो भाषा अवबोधन होता है, इससे संबंध किस प्रकार होता है? तो भाषागत से होता है, पठन वैकल्य, चालाघात, वाक संबंध, रोग। तो जो भाषा अवबोधन की यहाँ पे बात आई है, तो ये किससे रिलेटेड होएगा? तो भाषा यहाँ पे आए तो भाषा गत से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। यानी किस जो विकार है उससे ये संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से ये संबंधित है। अगला है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? जो विकृत लिखावट है, ये जो विकृत लिखावट मैंने आपको बोला था, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? लिखावट के बारे में बहुत बार पूछा है, तो ये डिसग्राफिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया मैंने आपको पठन से संबंधित बताया था, ये मैंने आपको गतिक कौशल से संबंधित बताया था, और डिसकैलकुलिया जो है ये गणित संबंधी विकार से रिलेटेड है। चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से जो निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार है, डिस्फेशिया है, संवेदी एकीकरण विकार है, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार है। एकाग्रता समय के साथ जो मेल बिठाने के लिए दत्त कार्य दिए जाते हैं, तो ये किससे हैं? तो ये एकाग्रता ह्रास जो है ये अति क्रियाशील विकार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक, व्यवहारवादी। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम पर्यावरणीय जो है अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं। अगला है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, धारा प्रभाव रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की जो पहचान होती है क्या होती है? धारा प्रभाव रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में उनको जो है वो विशेष रूप से कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, जेंडर से रिलेटेड ये नहीं होती है। अगला है, अधिगम उन बच्चों में अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण से क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये निर्योग्यता शहर या ग्रामीण से रिलेटेड नहीं होती है, बल्कि किसी में भी ये अक्षमता पाई जा सकती है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके जो पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। बिल्कुल सही है, ये जेनेटिक होती है। औसत से श्रेष्ठ जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मंद बुद्धि बालकों में कोई भी निर्योग्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? तो जब हम गणित में अक्षमता की बात करते हैं तो ये अभिक्षमता परीक्षण, जिसको हम जो है जैसे रीजनिंग वगैरह भी होती है, निदानात्मक परीक्षण या फिर स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो गणित की निर्योग्यता की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे निदानात्मक परीक्षण जो है यूज़ किया जाता है। उचित तरीके से इसका यूज़ करके ही इसकी अक्षमता का पता लगाया जा सकता है। अगला है, एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियों, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का जो बच्चा है लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो बच्चा है
ये अधिगम में असक्तता के लक्षण को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया के बारे में जो बताया था, तो ये डिसलेक्सिया जो है पठन से संबंधित थी और ये डिस्ग्राफिया से संबंधित होगी। ठीक है, अगला है अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे हैं, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का जो निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो सबसे उपयुक्त है? यानी व्यक्ति यानी केस स्टडी, व्यवहार रेटिंग स्केल, घटनावृत्त अभिलेख, संचित व्यवहार परक अवलोकन। तो यहाँ पे किसकी बात करता है? तो ये संचित व्यवहार परक अवलोकन की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसर को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है? इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। तो जब हम अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जो जीवन है जीने के अवसर को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो ये विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है पढ़ने और समझने में कठिनाई के बारे में। तो पढ़ने के लिए क्या था? तो वो डिसलेक्सिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। डिस्ग्राफिया मैंने आपको बताया था लेखन संबंधी है, ये गणित अक्षमता है डिस्कैल्कुलिया, और ये मैंने आपको गतिक कौशलों के बारे में बताया था। ये यहाँ पे देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, दोनों आप याद रखिएगा और दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी याद रखिएगा, डायरेक्ट उसी से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला है अधिगम असक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्णों में भ्रम होता है। बच्चे दृश्य शब्दों यानी साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं। तो अधिगम असक्तता वाले जो बच्चे हैं ये बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की जो योग्यता में कमी है किसका एक लक्षण है? तो हम विकृत की जब बात करते हैं तो ये डिस्ग्राफिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? तो 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि बिल्कुल भी नहीं। जिसका बुद्धि लब्धि कम होता है जरूरी नहीं कि उसमें अधिगम असक्तता हो। धारा प्रभाव से पढ़ने तथा शब्दों के पलट कर जाने में कठिनाई बिल्कुल सही है। देखिए उसी से रिलेटेड आपके ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको अधिगम असक्तता से रिलेटेड डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इनको समझने में कोई भी कठिनाई होती है इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके, या कोई भी ऐसे वर्ड हैं या कोई भी ऐसे कोई एक टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और मैं उसको अगर आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको उसी टॉपिक पे बना के डाल दूंगी। निश्चित ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको 10 गुना समझेगा। यानी आप इसमें 30 में 30 अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और बाकी जो पेडागॉजी का सेक्शन होता है उसमें भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर जाएंगे। तो सीटेट आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, आप इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आया करिए तो आप इसको शेयर जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए।